पाबंदे सलासिल हज़कलम मरजान कुतुब। भाभी घर क्यों नहीं आ रही? शुजात के सवाल पर उसने एक नज़र अपनी जानिब ही मुतवज्जा जवाद को देखा। वो तीनों इस वक्त किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी उसकी खामोशी पर शुजात ने वही सवाल पूछा जो पूछना चाहता था। आप दोनों की लड़ाई हुई है? शुजात का सवाल हाजिर था। नहीं, उसने यूं ही संजीदगी से खाना खाते मुख्तसर कहा। आपने उनसे कुछ कहा है? अब की शुजात मशकूक हुआ। नहीं भाई, उसने झंझलाकर खाने से हाथ खींच लिए। पहले ही उसका कहीं दिल नहीं लग रहा, ऊपर से तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो उससे। जवाद का टोकना भी क्या टोकना था। अब्बास ने तंबीह भरी नजरों से उसे देखा। खबरों में फिर से काशिफ पसंजों के कारनामे गर्दिश कर रहे हैं और यकीनन वो बहुत मसरूफ होंगी। शुजात ने उसकी तशरीह करवानी चाहिए, जबकि अब्बास के चेहरे पर मजीद परेशानी छा गई। वो औरत फिर से अपना खाना पीना भूलकर उस खानदान के लिए भाग दौड़ कर रही होगी। खाना तो खाओ। जवाद ने उसकी तवज्जो बांटनी चाहिए, मगर अब्बास नफ़ी में सर हिलाकर पीछे हुआ और उन दोनों को खाने का इशारा करके खुद कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। उसका जहन कहीं और था। उसने जवाद के ज़की वाले इल्लीगल मामले का बताए जाने पर ही मीज़ाब की लोकेशन चेक की थी। वो देखना चाहता था कि मीज़ाब परेशान तो नहीं, मगर उसे तो अब्बास को अच्छी तरह नज़रअंदाज करने का सुनहरी मौका मिल गया था, जिसे जाने नहीं दिया जा सकता था। बेचैनी थी। वो उसके हाथ नहीं आ रही थी कि उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर सकता। यूं ही बेइरादा उसने चेहरा फेरा और जिस तरह उसके चेहरे की रंगत और तासुरात तब्दील हुए, शुजात और जवाद ने बेक वक्त उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखकर एक दूसरे को देखा। ये भाभी के साथ कौन है? उनसे चंद टेबल दूर मिजाबे रहमत ज़ौरे सिकंदर से मुस्कुराते हुए बात करके अब्बास जानिसार का सारा खून जला चुकी थी और उसे खबर भी नहीं थी। ये बेखबरी। अब्बास का रकीब। जवाद का अंदाज बरजस्ता था। अब्बास ने चेहरा फेर के उसे कीना दोज नजरों से देखा। बकवास नहीं जवाद, वो सिर्फ रहमत का बिजनेस पार्टनर है। अब्बास की तंबीह दो टोक थी। और तुम लाइफ पार्टनर। जवाद ने मुस्कुराते हुए उसे ठंडा करना चाहा, और जिस तरह वो झाग की तरह बैठकर मुस्कुराया, शुजात और जवाद उसे हैरत से देख कर रह गए। उसका मिजाबे रहमत की मोहब्बत में बेड़ा गर्क हो चुका था। तो फिर उसको किसी और के साथ देखकर सड़ना छोड़ दो। जवाद ही क्या, जो उसकी मट्टी पलीत करने से चूक जाए। अब्बास की उसी तेजी से मुस्कुराहट सिमटी। वो मेरी कॉल नहीं उठा रही, मुझसे मिल नहीं रही, मेरी तरफ देख तक नहीं रही और उस खबीस के साथ एतमाम से बैठी हैं। बेशक कारोबारी बात है, मगर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। उनकी तवज्जो मेरा हक है। उसकी जज्बातियत पर शुजात और जवाद आंखें फाड़ कर उसे देखने लगे, जो खफकी से चेहरा फेरे मुसलसल मुस्कुराती मिजाब को देख रहा था। तुम बिल्कुल अकल से पैदल हो चुके हो। जवाद ने तस्दीक कर दी। और मेरी दुआ है तुम भी बहुत जल्द हो जाओ। अब्बास ने भी तड़क कर कहते हुए शुजा को हंसने पर मजबूर कर दिया। उन दोनों की नोक झोंक और तंज से मजेदार शुजात को कुछ नहीं लगता था। रब्बे काबा ऐसा दोस्त किसी दुश्मन को भी ना दे। जवाद ने बिदक कर दुहाई दी। इलाही आमीन। अब्बास की आमीन पर शुजात ने अपनी हंसी बामुश्किल दबाई, जबकि जवाद ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। आपके भी सितारे गर्दिश में आ सकते हैं। शुजात ने मौका गनीमत जाना। नहीं यार, हम मुशाहदे से सबक सीख लेने वाले लोग हैं। जवाद ने जलते भुनते अब्बास की जानिब इशारा किया। क्या मतलब? शुजात की नासमझी देखने से ताल्लुक रखती थी। तुम खुद अदन के सताए हुए हो मेरे दोस्त। वो जो तवज्जो से उसे देख रहा था खज्जल हो गया। मेरा मतलब है कि हम लोगों की बेबसी और बेचारगी से सबक लेकर ऐसी हमाकतों से हर मुमकिन परहेज करते हैं। बड़े ही शाहाना मन से अपना मुद्दा बयान किया। क्या बात कर रहे थे तुम मिस कायनात से? अब्बास से उसकी शोखी देखी नहीं गई। कौन मिस कायनात? जवाद की नासमझी पर शुजात के कान खड़े हुए। जिससे तुम बात कर रहे थे। अब्बास ने चेहरा फेर कर उसे देखा। अच्छा, तो उस बदतमीज सी लड़की का नाम कायनात है। जवाद ने जैसे समझकर सर हिलाया। आप लड़कियों से बातें करते हैं?
शुजात के मसनूई सदमे पर जवाद ने उसको घूरा। सिर्फ लड़की, वो भी बमुश्किल 5 मिनट बाद हुई। उसने अब्बास को मजीद आग लगाने से दूर ही रखा। वाह, कैसे एग्जैक्ट वक्त याद है। शुजात की तहसीन पर अब्बास मुस्कुराकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं तुम भाइयों की तरह अकल से पैदल नहीं हूँ कि एक नज़र जरा सी मुलाकात में अपना सब कुछ हार बैठूं। जवाद अरमगान बड़ी दूर की कौड़ी लाया। अब्बास ने तासुफ भरी नजर उस पर डाली और फिर उस जानिब चल दिया जहाँ मीज़ाब बैठी थी। चलो जी, तुम्हारा भाई तो हाथ से निकल गया, जवाद ने कहकर हाथ छाड़े। मुझे तो आपके भी हाथ से निकलने के दिन दूर नहीं लग रहे। शुजात ने मुस्कुराहट दबाई, जबकि जवाद ने उसके शाने पर थप्पड़ मारा। अदन सही करती है तुम्हारे साथ। शुजात की मुस्कुराहट सिमटी, जबकि जवाद ने भी अपना हिसाब बराबर कर लिया। उनकी नोक झोंक से परे अगर हम चेहरा फेर कर अब्बास जानिसार को देखें तो वह तेज कदमों से रीलिंग पर हाथ रखते हुए आगे उस जानिब बढ़ रहा था जहाँ मिजाब रहमत थी। सतून के बराबर आकर उसे मिजाब की आवाज़ सुनकर ठहरना पड़ा। बिजनेस की बहुत बातें हो गई। मैं दरअसल आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी उस फेवर के लिए जो आपने मुझे दी। मिजाब के लहजे की ममनूनियत पर ज़ोरेज़ सिकंदर की मुस्कुराहट अब्बास को बहुत बुरी तरह चुभी। मिजाब की पुश्त अब्बास की जानिब थी, जबकि ज़ोरेज़ सिकंदर का चेहरा अब्बास को चंद कदम की दूरी के बायस वाज़े नजर आ रहा था। आप अब शर्मिंदा करने वाली बात कर रही हैं मिस मिजाब। आपने हमें इतनी फेवर्स दी हैं कि कोई हिसाब नहीं। तो बस ये छोटी सी कोशिश थी और मुझे खुशी है कि मेरी कोशिश कामयाब हुई। ज़ोरेज़ सिकंदर की तफसीली बात पर मिजाब धीरे से मुस्कुरा दी। ये आपका बड़ापन है जो आपने ऐसे सोचा। फिर से बहुत जज़ाकल्लाह। मैं आपकी फेवर किसी और तरह वापस लौटाऊंगी। नरमी से कहकर मिजाब उठ खड़ी हुई तो ज़ोरेज़ सिकंदर को भी खड़ा होना पड़ा। फिर अगली मीटिंग में आपसे मुलाकात होती है। मिजाब की अगली बात पर ज़ोरेज़ ने मुस्कुराकर सर हिलाया। इंशाल्लाह। वो पलटकर चला गया, जबकि मिजाब कंधे पर क्लच रखते हुए दूसरी जानिब चल पड़ी। अब्बास तेज कदमों से उसके पीछे गया, तभी मिजाब का सेल फोन बजा। अस्सलामुअलैकुम एहतसाब अंकल, कैसे हैं आप? उसकी खनखनाती आवाज़ चंद कदम पीछे मौजूद अब्बास के मुज़महिल वजूद को शादाब कर गई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जानिसार भी। उसकी अगली बात पर अब्बास ने गहरा सांस लिया, ज़रा जो लहजे में कोई पशेमानी हो महबूब के। जी, उसी कॉलीग का शुक्रिया अदा करने आई थी जिसके रेफरेंस से डिपॉजिट मनी को ट्रेस करवाया था। उसकी अगली बात अब्बास को चौंका देने वाली थी और उससे भी ज़्यादा हैरान कुन उसकी वो हंसी थी। ठीक है, उस एक हफ्ते में मिजाब की उसके घर वालों से अच्छी खासी बन गई थी, मगर एहतसाब संजरानी से उसका कुछ अलग तरह का तकल्लुफ़ था जिसे हर बार नए सिरे से महसूस कर जाता। और ताज्जुब की बात यह थी कि उसके अलावा ऐसा किसी को भी महसूस नहीं हो रहा था। अब कल इफ्तिताह है, आप सबको बलूचिस्तान से निकलने के लिए जल्दी करनी चाहिए। आपके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रखा है मैंने। अब्बास की हैरत से बेनियाज वो अपनी धुन में आगे बढ़ते हुए कहे जा रहे थे। ये तो आपको और दाजी को आकर ही मालूम होगा। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली अंकल। उसके लहजे की उठान सुनी जाने के लायक थे। जानिसार को बताएगा कौन, क्योंकि ना मैं बता रही हूँ और ना आप बताएंगे। मिजाब के यकदम कतियत से कहे जाने पर जहाँ दूसरे जानिब एहतसाब संजरानी समझकर खामोश हुए, वहीं अब्बास सुन रह गया। ठीक है फिर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। मुस्कुराकर अलविदाई कलमात कहते हुए सेल फोन बैग में रखकर उसकी निगाह शीशे में लटकते खूबसूरत लिबास तक गई और वो ठहर गई। वो गहरे नीले रंग का बेहद खूबसूरत लिबास था। गले और बाजू पर नीले जालीदार काम के साथ सफ़ेद मोती लगे हुए थे। मिजाब की आंखों में सताइश उतरी और कब्ल इसके खरीदने के लिए अंदर जाती उसका सेल फोन गुनगुना उठा। सर झटक कर कान से लगाते हुए वो आगे बढ़ गई। अब्बास ने एक नज़र उस खूबसूरत लिबास को देखकर तेज कदमों से दूर जाती मिजाब को देखा और फिर उस बुटीक के अंदर चला गया। उसकी वापसी पर उसके हाथ में स्याह रंग के कागज का शॉपर था जिसमें वही नीला लिबास था जिसे मिजाब रहमत बेहद शौक और महवियत से देख रही थी
अगर उसके आने तक मिजाब जा चुकी थी। गहरा सांस लेकर वो पलटा और उस सिमत बढ़ गया जहाँ शुजात और जवाद बैठे अभी तक चोंच लड़ा रहे थे। गहरा थका सांस लेकर वो वहीं बैठ गया। हमारे लिए क्या लाए हो? वो दोनों अपनी तू मैं भूल कर उसकी जाने मतवज्जा हुए। प्लीज जारी रखें। अब्बास के संजीदगी से कहे जाने पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर कंधे उचकाकर फिर से शुरू हो गए और अब्बास तन्हा अपनी सोचों में महव रह गया। क्या उससे मोहब्बत का इजहार करके कोई बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई थी जो अब बदले में निजाबे रहमत को फुर्सत से देखने अपने लिए उसकी एक मुकम्मल नजर से महरूम रखा जा रहा था? मगर आखिर कब तक? कभी तो अब्बास जानिसार के जब्त ने जवाब देना ही है। तू तेज रो सही, सफर तो दायरों का है, बता रही हैं दूरियां कि तू बहुत करीब है। अस्सलामुअलैकुम। रात ही सारे संजरानी इस्लामाबाद अब्बास के घर पहुंचे थे। शाम को निकलकर बासानी कुछ घंटे में ही सब शहर इक़्तिदार में थे। एयरपोर्ट से निकलकर सामने ही शुजात और जवाद उन सबको लेने के लिए खड़े थे। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास कहाँ है? दाजी ने उन दोनों के अकब में देखकर सवाल किया। आजकल कोई अहम केस पर काम कर रहा है। जवाद ने बात घुमानी चाही और कामयाब भी रहा। तुम सब इस्लामाबाद पहली बार देख रहे हो ना? जवाद ने असगर, अकबर, नाज़नीन और नौरीन की दिलचस्पी देखकर सवाल किया, जिस पर उन चारों ने मुस्कुराकर सर हिलाया। भाभी कहाँ है? सबकी नजरों में तलाश थी, मगर सवाल नाज़नीन नहीं किया। वो सब मिलकर एयरपोर्ट से निकलकर पार्किंग में आ चुके थे। कल बड़ा इवेंट है तो कसरे बजंजों में है। शुजा के इतला पर सबके चेहरों की मुस्कुराहट सिमटी, सिवाय एहतसाब संजरानी के। मजीद कोई सवाल नहीं पूछा गया और सब आगे पीछे दो सियाल लैंड क्रूजर्स में बैठने लगे, जो कि एक जवाद की थी और दूसरी अब्बास की। वो आज बाइक पे हेडक्वार्टर गया था। घर आकर जवाद और शुजात ने सबका सामान अंदर रखा। संजरानी खानदान यहाँ एक हफ्ते के लिए रहने आया था। सब अभी सोफे पर बैठकर आराम कर ही रहे थे कि दरवाजा खुला और तेज कदमों से मीज़ाब अंदर आई। अस्सलामुअलैकुम। मीज़ाब को यहाँ देखकर सबको खुशगवार हैरत छू गई। बारी बारी सब खड़े होकर मोहब्बत से मिलने लगे। तुम मसरूफ होगी बच्चे, सुबह सब मिल लेते। दाजी ने उसका सर थपथपाकर जिस परेशानी से कहा। मीज़ाब मुस्कुरा दी। आप सब पहली बार यहाँ आए हैं तो मैं जितनी भी मसरूफ होती, आना मेरा फर्ज था। उसकी बात पर फौजिया बेगम ने बगौर उसको देखा, जिसके चेहरे से ही थकावट वाज़े थी। बैठ जाओ बच्चे। उसको यूं ही खड़े देखकर रहीम बख्श संजरानी को टोकना पड़ा। नहीं अंकल, मैं बस ऑफिस जा रही हूँ वापस, बहुत काम है। उसके कहे जाने पर सबने चौंक कर दीवार गिर घड़ी को देखा, जहाँ रात के 12 बजने वाले थे। अच्छा कुछ देर बैठ जाओ, अब्बास आ जाए उसके साथ जाना। करीम बख्श संजरानी की बात से सबने इत्तेफाक किया। मुझे देर हो जाएगी, सारे स्टाफ को रोक कर रखा है। उसने जाहिर नहीं करना चाहा, मगर सबने अब्बास के नाम पर उसके खिंचे तासुरात भांप लिए। इतनी रात को अकेले जाना मुनासिब नहीं बेटा। खामोश बैठी फौजिया बेगम ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया, मगर कबल इसके मीज़ाब फिर से इनकार करती, जवाद उठ खड़ा हुआ। आप सब बेफिक्र रहें, मैं भाभी को छोड़ कर आता हूँ। जवाद की बात पर मीज़ाब ने चेहरा फेर कर उसे देखा, जो आंख से चलने का इशारा करके बाहर निकल गया। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, अल्लाह की अमान में। मीज़ाब मुस्कुरा कर कहते हुए जवाद के पीछे बाहर निकलकर गाड़ी तक आई। आपकी गाड़ी यहीं खड़ी रहे। उसको अपनी गाड़ी की जानिब जाता देखकर जवाद ने कहा। मीज़ाब ने उसे सवालिया नजरों से देखा, जो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ रहा था। लेकिन मेरी गाड़ी फिर यहाँ कैसे? उसके चेहरे के तासुरात पर चौंकते जवाद ने चेहरा बाहर निकाला। क्या बात है? वो पुलिस वाला था। लम्हा लगा उसकी परेशानी भांपने में। कसरे बजंजों में किसी को नहीं मालूम कि मैं यहाँ आई हूँ। कुछ सोचकर मीज़ाब ने असल बात कह दी। जवाद ने कुछ सोचा। मैं शुजा को कह देता हूँ, आपकी गाड़ी मॉल की पार्किंग में छोड़ आएगा। जवाद के मशवरे पर वो तोहन व करहन पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठी और फिर गाड़ी स्टार्ट होकर घर से बाहर निकल आई। पहली रात में ठंडक तरवाहट पहुंचा रहा था। सर्दियां जा चुकी थी,
اگر موسمیاتی تبدیلی نے اسلام آباد کے موسم کو بھی دنیا بھر کی طرح بہت متاثر کر رکھا تھا، تبھی موسم صبح، دوپہر، شام بدلتا رہتا۔ آپ دونوں کی ناراضگی چل رہی ہے؟ جواد کے سوال نے خاموشی کو توڑا تو میثاق نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ بیک ویو مرر عباس کی طرح نیچے گرایا گیا تھا۔ نہیں، وہ کوئی نادان نہیں تھی جو سوال کرتی کن دونوں کی۔ اس کو معلوم تھا بات کس کی ہو رہی ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے یہ تو، جواد نے پرسوچ کہہ کر میثاق کو ٹھٹکا دیا۔ کیا عجیب ہے؟ عباس اتنے برے موڈ میں ہے آج کل، ہر کسی کو یوں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے جیسے کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ جواد کی تفصیل پر میثاق کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی۔ اتنے غصے میں ہے وہ؟ اس کے بے یقین سوال پر جواد نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے لگا آپ سے ناراضگی ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی مشکوک ہو گیا۔ گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے اس نے مصنوعی تفکر سے کہہ کر میثاق کو بوکھلانے پر مجبور کر دیا۔ جانثار کا غصہ بہت تیز ہے کیا؟ خدشات میں ڈوبے سوال پر جواد نے مسکراہٹ دبائی۔ دوست کی بے بسی اور جھنجھلاہٹ کا بدلہ لیتا ہوا وہ خود پر فخر کر رہا تھا۔ لگتا ہے آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے اس کے جناتی اور خطرناک غصے کے بارے میں، جس سے پورا چاغی خوف کھاتا ہے۔ جواد کی مبالغہ آرائی دیکھنے لائق تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عباس سن لے تو اس کا گلا دبا سکتا تھا، مگر اتنا تو چلتا ہی ہے۔ جانثار اتنے غصے والا لگتا نہیں ہے۔ میثاق کی رائے مدھم تھی۔ آپ کے سامنے نہیں کرتا، مگر جن کے سامنے کرتا ہے وہ اس کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں، جیسے کہ میں۔ جواد نے باقاعدہ جھرجھری لی، جبکہ سیل فون پر کائنات کا پیغام دیکھتی میثاق نے بے دھیانی میں سیل فون سائڈ سیٹ پر رکھ دیا۔ اسے جواد کی باتوں نے یقیناً بہت پریشان کر دیا تھا۔ ویسے آج آپ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کون تھا؟ جواد کے اگلے سوال پر متفکر میثاق نے چہرہ اٹھایا۔ کون؟ اس نے غائب دماغی سے پوچھا۔ جو بہت خوش دلی سے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ نام بتایا تھا عباس نے، زوریز، رائٹ؟ جواد کے سوال پر میثاق تیزی سے سیدھی ہوئی۔ جانثار نے کب بتایا؟ اس کا سوال بہت عجلت سے آیا تھا۔ آج ہی دوپہر میں ہم لنچ کرنے گئے تھے، وہیں آپ دونوں کو دیکھ کر بتایا تھا۔ جواد نے اسی سکون سے وضاحت کی جبکہ میثاق کا سانس رک گیا۔ تب زوریز سکندر سے بات کرتے ہوئے اس کو عباس کی اتنی ساری کالز آئی تھیں جنہیں اس نے بڑے دھڑلے سے نظر انداز کیا تھا۔ وہ عباس کے غصے کا سن کر خوفزدہ نہیں، پریشان ہو رہی تھی۔ بے چینی تھی جو پورے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ وہ عباس کو پچھلے کچھ دن سے اس بری طرح نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کی فون کالز نہیں اٹھا رہی تھی اور سامنے ہونے پر سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا وہ میثاق رحمت کے بارے میں؟ یا اللہ، بس ماتھا پیٹ لینے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ نہ ہوتی وہ اتنی مضطرب اگر جو دل کا معاملہ نہ ہوتا۔ وہ جتنا جھٹلاتی، نفی کرتی، پہلو بچانے کی تدبیر کرتی، اسے عباس جانثار سے محبت تھی۔ یہ اعتراف خود سے بھی نہیں کیا گیا تھا، مگر دل کے دغا کی میثاق کے ساتھ ہمیں بھی خبر ہے۔ دل جو کسی کی نہیں سنتا، جو اپنی کرتا ہے، جو احترام اور خلوص پر لٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جو آنکھوں کی الفت، لہجے کی نرمی، جذبوں کی حدت پا کر ہم اپنے لگتا ہے اور پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ اس کا دل بھی متوجہ ہونا چاہتا تھا، مگر حقیقت زیادہ بھیانک اور تلخ تھی۔ سب کچھ اس کے خلاف تھا سوائے ایک شخص کے، اور اس کے توسط سے ایک دشمن خاندان تک اس پر مہربان تھا، مگر آخر کب تک؟ کھلنے لگا جو مجھ پر مقدر کا کوئی در، ہر شخص میرے سامنے دیوار ہو گیا۔ السلام علیکم۔ عباس نے اندر داخل ہوتے ہی مشترکہ سلام کرتے ہوئے ان سب کو چونکا دیا۔ وعلیکم السلام۔ بڑی لمبی زندگی پائی ہے تم نے۔ ہم ابھی میثاق کو یہی کہہ رہے تھے کہ تمہارے ساتھ چلی جائے۔ وہ جو سب سے مل کر بیٹھنے لگا تھا، احتساب سنجرانی کی بات پر جھکا کھڑا رہ گیا۔ اس نے چہرہ پھیر کر سوالیہ نظروں سے شجاعت کو دیکھا جس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ جواد بھائی چھوڑنے گئے ہیں، اب تو آتے ہی ہوں گے۔ ناظرین کی بات پر عباس آہستگی سے بیٹھ گیا۔
कुछ देर ही गुजरी और सब बातों में लग गए। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा और जिस तेजी से अब्बास उठकर बाहर गया, उन सबने एक दूसरे को हैरानगी से देखा और फिर सब एक साथ खुशगवारियत से हंस दिए। अब्बास सीढ़ियां तय करके नीचे आया और साइड पे खड़ी मीज़ाब की गाड़ी तक उसकी नजर गई, जो आते वक्त अपने ध्यान में महव होने के बायस उसकी नजरों में नहीं आ सकी थी। सर के बल दौड़े चले आए हैं सरकार। अब्बास को ठहर कर गाड़ी की जानिब देखता पाकर जवाद ने अपनी गाड़ी से निकलकर दरवाजा यूं ही वाक किए दोनों हाथ उस पर टिकाकर मुस्कुराते हुए कहकर अब्बास को चौंका दिया, दिल की मजबूरी है मेरे दोस्त, कैसे ना आता। इस बार अब्बास ने भी पहलू नहीं बचाया, जबकि जवाद की आंखें ताज्जुब से इस दीदा दिलेरी पर खुल गईं। आहा, क्या बेशर्मी है, बस सराहने की कसर बाकी रह गई थी। ये मैं जरा शुजा को कहूं कि गाड़ी मॉल छोड़ आए। चाबी हवा में लहराकर उसने जैसे ही कहकर उछाली, अब्बास ने एक चुस्त में आगे बढ़कर खींच ली। नाइस कैच। जवाद ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, यानी अब्बास ही वापस लेने जाएगा अब। मेरा थ्रो भी बहुत अच्छा है। अब्बास के बरजस्ता कहे जाने पर जवाद का कहका बेसाख्ता था। मुर्शद, जवाद के शरारती मूड का जरूर वो जवाब देता, अगर जो सेल फोन की आवाज पर ना चौंकता। ये आवाज तो। अब्बास ने तेजी से उसको हटाकर गाड़ी के अंदर झांका और तभी उसकी निगाह पिछली सीट पर पड़े सेल फोन तक गई, जिसे जिस तेजी से निकाला गया, जवाद अश अश कर उठा। मुझे देर हो सकती है। एक नजर सेल फोन पर नजर आते मुदस्सिर के नाम पर तो जवाद को कहकर मजबूत कदमों से मिजाबिर अहमद की गाड़ी की जानिब बढ़ा। उसने गाड़ी तेजी से रिवर्स की और फिर पूरी रफ्तार से भगा ले गया। एक हाथ से स्टीयरिंग को थामे, दूसरे से मुसलसल बजते सेल फोन को संजीदगी से देखा, जहां अब मैसेज जगमगाने लगा है। एक हाथ से स्टीयरिंग को थामे, दूसरे से मुसलसल बजते सेल फोन को संजीदगी से देखा, जहां मैसेज जगमगाने लगा है। जूबी ने बताया तुम घर पहुंच चुकी हो, सोना मत, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब्बास ने स्क्रीन पर वाज़े अल्फाज को देखकर लत भींचकर गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। वो गाड़ी भगा नहीं, दौड़ा रहा था। अल रहमत शॉपिंग मॉल्स की मजमूई बुलंद इमारतें करीब से करीब आ रही थीं, मगर उसको वहां नहीं, सीधा कसरे बजंजो जाना था। तेजी से भगाते हुए उसने गाड़ी कसरे बजंजो की पिछली तरफ पुल से हटकर साइड पर रुकी। रात के 12 बजे गाड़ियों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी, मगर रेसिंग कार्स की तेज आवाज कभी कभार जोर से आते हुए माहौल पे छाया हुआ सकूत तोड़ देती। गाड़ी वहीं खड़ी करके बाहर निकलकर रेलिंग के पास खड़े होते अब्बास की निगाह उन लहराते पर्दों की जानिब थी। टेरिस की जानिब खुली कदादम खिड़कियों को देखता रहा। पुरसुकून रात में नाक से टकराती फूलों की भीनी भीनी महक अब्बास के आसाब मुअत्तर करने के साथ मुज़महिल कर रही थी। कब्ल इसके आगे बढ़ता किसी ख्याल के तहत थम कर उसने चेहरा झुकाकर हाथ में मौजूद सेल फोन को देखा। ये वही सेल फोन था जिसे जख्मी हालत में भी वापस लेने के लिए वो घबरा कर भागी थी और नींद से भी बौखला कर उसी को तलाश कर रही थी। तो अभी उसका क्या हाल होगा? आखिर ऐसा क्या था? गो कि किसी का सेल फोन बगैर इजाजत के देखना सख्त बुरी हरकत है, मगर वो ये गैर अखलाकी जुर्रत करने में कामयाब ठहरा। ये हरकत नहीं करता अगर जो बात सिर्फ तजस्सुस की होती। यहाँ बात तफक्कुर और इज़्तिराब की थी। स्क्रीन को छू कर रोशन किया और तभी सामने पैटर्न देखकर कुछ सोचा और फिर तभी सितारे के 3 हिस्से ही बनाए थे कि लॉक खुल गया। उसका पैटर्न सितारे की शक्ल का ए था, यानी उसके बाबा इस्फहान के नाम का पहला हर्फ। गहरा सांस लेकर अभी वो सोच ही रहा था कि नाइमा बुआ की मिस कॉल देखकर चौंका और फिर व्हाट्सएप पे जाकर सबको नजरअंदाज करके नाइमा बुआ नामी चैट खोल के आंखों के सामने की। मीज़ाब के जज़ाकिल्लाह से पहले कोई 10 मिनट की ऑडियो थी जो दूसरी जानिब से भेजी गई थी। अब्बास ने उस ऑडियो को छूकर सेल फोन कान से लगाया। तुम और तुम्हारे भाई के कारनामों की वजह से संजरानी हमारे खून के प्यासे थे। मैं जानता था वो लोग औरत की इज्जत करते हैं, ना भी करते तो तुम सब महफूज रहते और तुम लोगों के हिस्से की हर ज़र्ब, हर गोली मिज़ाब रहमत के वजूद के आर पार होती। वो हाशिम बजंजो की चिंगाड़ती हुई आवाज़ थी जो रिफत शिराज से मुखातिब थी। अब्बास की आंखें पहले तहीर से फैली,
اور پھر ان میں سرخی بڑھنے لگی۔ میں نے ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپنے والے عباس کی آنکھوں میں میزاب کے لیے محبت دیکھی ہے، اور میں اسی محبت کے ذریعے اس کمینے کو نیست و نابود کر دوں گا۔ وہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھے جو عباس جانثار کی سماعتوں میں انڈیلے جا رہے تھے، جیسے میزاب کی سماعت میں انڈیلے گئے تھے۔ میں اس لڑکے کا کلیجہ میزاب کے ہاتھوں سے نکلوا کر چبا ڈالوں گا، اس کے وہ بازو کاٹ دوں گا جس سے وہ ہماری جڑیں کاٹتا رہا ہے۔ عباس کا چہرہ لمحہ بلمحہ سرخ ہو رہا تھا۔ میزاب رحمت ایسے ظالم اور سنگ دل لوگوں کے درمیان رہ رہی تھی۔ اگر وہ ٹیڑھی کھیر ہے تو اپنے باپ جیسا انجام پائے گی۔ وہ شخص آگے بھی بکواس کیے جا رہا تھا، زہر اگل رہا تھا، مگر عباس نے سیل فون کان سے ایک جھٹکے سے ہٹا کر چہرہ آہستگی سے اٹھا کر اس منڈیر کو دیکھا۔ دماغ میں چلتا جھکڑ دل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ بھنچے لب اور مٹھیوں کے ساتھ اس کا چہرہ اور آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں، کنپٹی کی نس نمایاں تھی۔ سیل فون جیب میں ڈال کر تیز قدموں سے پل پار کر کے اس ٹیرس کے عین نیچے آیا جہاں کبوتر دانہ چگتے تھے۔ اسے یہ سیل فون میزاب رحمت کو واپس کرنا تھا، جلد از جلد، تاکہ اس کی پریشانی تمام ہو سکے۔ اب عباس کو سیل فون کو لے کر اس کی حساسیت اور نیند سے اٹھ کر خوف سے بھاگ پڑنے والی بکراہٹ کی سمجھ آئی تھی۔ چند پل وہ یوں ہی کھڑا سوچتا رہا، جو کرنے والا تھا مناسب نہیں تھا۔ کسی کے گھر دیوار پھلانگ کر اندر جانا نقب لگانے کے مترادف تھا، گھر بھی وہ جو دشمن کا ہو، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس گھر میں صرف دشمن ہی تو نہیں رہتے تھے، یہاں تو ایسا وجود بھی بستا تھا جو عباس جانثار کے دل کے دھڑک اٹھنے کا سبب اس کی مسکراہٹ کا موجب تھا۔ اور پھر وہ مزید سوچ نہیں سکا، چند قدم دور ہو کر تیز مگر بغیر چاپ کے بھاگتا ہوا آیا اور چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھتے ہوئے اب ریلنگ پر قدم جما کر منڈیر کی دیوار چڑھ کر ٹیرس میں چھلانگ لگا چکا تھا، مگر قدموں کی چاپ تک نے خاموش ماحول میں ارتعاش پیدا نہیں کیا۔ کھڑکی کے پردے سائڈ پہ کر کے عباس جیسے ہی اندر آیا، کمرے میں مدھم چلتی روشنی دیکھ کر ایک پل کو ٹھہرا۔ بستر تک نگاہ گئی، جہاں سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے یقیناً میزاب رحمت ہی سو رہی تھی۔ کچھ پریشانی سے اس نے پیچھے کھلی کھڑکی کو دیکھا، یہ سیف نہیں تھا، یوں تو کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ سر جھٹک کر دبے قدموں سے سائڈ ٹیبل تک آیا اور سیل فون وہاں رکھ کر پلٹنے لگا۔ تبھی میزاب نے کروٹ بدلی، چہرے پر کی ہوئی چادر کیا سے رکھ گئی۔ عباس جانثار واپسی کا خیال تک بھلا بیٹھا۔ کھڑکی سے چھم کر آتے چاند کی روشنی میں نمایاں ہوتے نیند میں ڈوبے چہرے نے اسے پوری قوت سے اپنی جانب یوں کھینچا تھا کہ اس نے خود کو قریب ہی گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھتا پایا۔ پلکوں کو جنبش کی اجازت دیے بغیر وہ سانس روک کر ان بند آنکھوں، لرزتی پلکوں، گلابی مائل زرد ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے نہ جانے کتنی صدیوں بعد دیکھنا نصیب ہوا ہو۔ حالانکہ کچھ دن پہلے یوں ہی اس چہرے کو قریب سے دیکھ کر اس نے محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس سے نیند میں بھی خود سے خفا محسوس ہونے لگی تو مدھم مزمحل مسکراہٹ نے اسے چھو لیا۔ کچھ دیر پہلے سنے زہریلے الفاظ اسے چھلنی کرنے لگے تو میزاب رحمت نے کیسے سب جھیلا ہوگا۔ تم لوگوں کے لیے میں اس 2 ٹکے کی لڑکی کو عزت دیتا رہا، اس کی آؤ بھگت کرتا رہا۔ وہ الفاظ لہو میں لاوا سرد کر دینے والے تھے، اور میزاب نے کیسے، عباس جانثار سے کیسے اس محبوب عورت کے معاملے میں تقصیر ہو گئی، ورنہ وہ اس کی ماں تو لے اڑتی اسے ہمارے چنگل سے۔ الفاظ ٹکرا ٹکرا کر پلٹ رہے تھے، وہ یوں ہی اس بے ریا، مہربان اور مقدس چہرے سے نگاہ نہیں چھڑا سکا۔ میزاب میری مٹھی میں، سمجھو عباس کی گردن میری مٹھی میں ہے۔ اندر بڑھتی گھٹن اور کثافت کے ساتھ وہ محبوب چہرہ دھندلانے لگا، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے کیسے یہ غفلت کرنے کی خطا کر دی کہ دشمن نے سب سے کمزور پہلو سے اسے وار کر کے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ بوجھل سانس لے کر ہوا سے دراتے بال اس کے چہرے سے نرمی سے ہٹا کر اس نے ہاتھ میں تھام رکھا گلاب جو نیچے پل کے پاس بنے باغیچے سے توڑا تھا، میزاب رحمت کے چہرے کے ساتھ سرہانے کے پاس اور ایک گہرے رنگ کا کاغذی شاپر کرسی پر رکھ دیا۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا رحمت۔ نرمی سے اس کا سر تھپتھپا کر جن خاموش قدموں سے آیا تھا انہی قدموں کے ساتھ پلٹ کر واپس کھڑکی سے باہر چلا گیا۔
مگر پیچھے اپنے ہونے کی انوکھی اور پرمسرت مہکار چھوڑ گیا۔ خدا تیرے دامن پہ گردِ غم نہ ڈالے، تجھے دشت مصائب میں نہ زندگی لائے۔ جاری ہے